मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सुपर MS 91 पे। दोस्तों, अब हम बिहार से संबंधित लगभग 80 प्रश्न कर चुके हैं। इस 80 प्रश्न के बाद आगे की हमारी वीडियो इस पे लगभग 300 प्रश्न कराएगी। आप लोगों को इन 300 प्रश्नों को बार बार रिवीजन करना है और यह रिवीजन करने के बाद आपको दिखेगा कि इसका फ़ायदा आपको क्या मिलता है। ठीक है, चलिए आज से हमारा पहला क्वेश्चन शुरू। ठीक है, लिखा है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? आप जानते हो 1908 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? वह की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। सचिंद्रनाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ पे की? पटना में की। देखिए इसका विवरण देखिए, लिखा है सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई। अब देखिए, अनुशीलन जो समिति थी उसके माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक, ठीक है, संघर्ष की प्रेरणा दी गई। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के भी उपाय किए। देख रहे हैं ना, मतलब जब अनुशीलन समिति अंग्रेजों का हिंसात्मक विरोध करना चाहती थी तो अन्य क्षेत्रों में भी ये लोग फैल गए, ये भारतीय लोग। देखिए इसमें बक्सर में युवा क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने के भी उपाय किए गए। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। आप इसको याद रखिएगा, पटना में ही, क्योंकि ये पटना से संबंधित है, पटना में ही भूपेंद्र नाथ दत्त ने, ठीक है, भवानी मंदिर नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। आपसे प्रश्न पूछ सकता है भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? भूपेंद्र नाथ दत्त ने की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मोहम्मद जुबैर ने, KN सिंह ने, और यहाँ पे ऑप्शन ई में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर एक से अधिक आंसर है तब भी आप ई आंसर दोगे, अगर एक से कम है, सॉरी, जब एक है तो आप एक आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आंसर तो ई होगा। अब ये जानना है कि मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। ठीक है, तो किसान सभा का गठन तो मुंगेर में किया था मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद जुबैर ने। इनका साथ दिया था श्री कृष्ण सिंह ने। इसका मतलब हो गया कि इस प्रश्न में दो आंसर सही है, इस कारण से इसका आंसर क्या होगा? ई। ठीक है, चलिए अब इसका विवरण देखते हैं। लिखा है 1922-23 में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा, पटना में ही पड़ता है, में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की तथा 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में की, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह हर जगह अपना सहयोग दिए हैं क्रांतिकारियों के रूप में। जो भी आंदोलन बना है, जो भी आंदोलन हुआ है, उन सब में इन्होंने अपने बढ़ चढ़कर भाग लिया है श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, चलिए अगला देखिए। लिखा है 1934 में बनी बिहार एसोसिएशन पार्टी के सचिव थे। बिहार एसोसिएशन जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार करा दिया है और यह क्वेश्चन आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको बैठा लीजिए। अगला देखिए,
इसको हम पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं एक बार विवरण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनपुरी, रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई। आप इसको याद रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव वह सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा। कांग्रेस को समाजवादी विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि इसकी स्थापना, ठीक है, किसने की और कब हुआ? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की 1931 में हुआ और गंगा शरण सिन्हा और रामवृक्ष बेनपुरी, रामानंद मिश्रा ने किया मिलकर। ठीक, देखिए बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? अब बहुत ही अच्छी प्रश्न है ये। लिखा है बिहार के किस वकील ने जो लाभप्रद पद होता है, कमाने का पद होता है, उसको छोड़ दिया असहयोग आंदोलन के समय में। ठीक है, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में चल के हमारे देश के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के साथ अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। उल्लेखनीय है कि राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक भी लिखी है। देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक आप याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारा। अगला प्रश्न है 1887 की क्रांति के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? 1857 की जब क्रांति थी, ये कई बार आप क्वेश्चन कर चुके हैं और इस क्वेश्चन में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तुरंत जवाब दे सकते हैं। क्या है? बाबू कुंवर सिंह। आरा से। कहाँ से इन्होंने सहयोग करना शुरू किया था? आरा से। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसको हम पढ़ चुके हैं। अगला देखिए, लिखा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़कर, जबकि उसकी परीक्षा के लिए केवल 20 दिन ही बचे थे। देखिए असहयोग आंदोलन के समय किसने पटना कॉलेज छोड़ा? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने पटना कॉलेज छोड़ दिया था? ठीक है, और जबकि परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ठीक है, देखिए बिहार के सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। केवल 20 दिन बचे थे, तब भी इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब देखिए अगला प्रश्न। लिखा है किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, याद करने वाला प्रश्न है ये। देखिए बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ठीक है, देखिए मलिक इब्राहिम इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दाना खिलजी। तो यहाँ पे कौन था? बख्तियार खिलजी था। ठीक है, देखिए इसका विवरण देखिए। लिखा है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1203 ईस्वी के मध्य बिहार पर जीत हासिल की। नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमाशिल बिहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। देखिए आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर, ठीक है, क्या कर दिया था? तहस नहस कर दिया था, कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। कौन? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन खिलजी था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। देखिए जस्ट अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है,
एक बार इसको आप देख भी लीजिए अच्छे से। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने जलती रहीं। सोच लीजिए, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं जो पूरे 3 दिन तक जलती रहीं, और नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे। उस समय ये इतना बड़ा विद्यालय था जिसमें 10,000 छात्र पढ़ते थे, और यह नालंदा विश्वविद्यालय पहला आवासीय विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय पहला आवासीय विश्वविद्यालय है जो भारत के साथ साथ जापान, तिब्बत, चीन, कोरिया आदि देशों में से लोग आते थे। यहाँ पढ़ने के लिए अन्य देशों से भी लोग आते थे, और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। आज भी है, पुनः उसका निर्माण हुआ। आगे देखते हैं उदंतपुरी। अभी हमने इस प्रश्न को पढ़ा है। उदंतपुरी पर बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, उसी समय इस राजधानी को कब्जा कर लिया था। तो शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ठीक है, ये तो सिंपल सा प्रश्न हो गया आपके सामने। क्या? बिहार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? पहले के समय में प्राचीन नाम इसका क्या था? वज्जी था, वत्स था, सूरसेन था, अवंती था। ठीक है, तो वज्जी था। क्या था? वज्जी। अच्छा, 16 जो महाजनपद थे उनके बारे में जो कि यहाँ 4 दिया है, एक वज्जी दिया है, एक वत्स दिया है, सूरसेन दिया, अवंती दिया है। चलिए इनकी राजधानी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। कभी कभी इसे विदेह कहा जाता था, मिथिला कहा जाता था, जो मुजफ्फरपुर है, एवं दरभंगा के पास का क्षेत्र। जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र है, यही क्षेत्र क्या कहलाता था? वैशाली कहलाता था, मिथिला कहलाता था। ठीक है, वज्जी की राजधानी है, याद रखिएगा। वत्स कौशाम्बी जो इलाहाबाद के आसपास है, लेकिन आप वज्जी को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह बिहार से संबंधित है और बिहार स्पेशल में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए सूरसेन, यह मथुरा से संबंधित है, मतलब उत्तर प्रदेश में जो मथुरा जिला पड़ता है वहाँ इसकी सूरसेन की राजधानी थी। और कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के आसपास पड़ता उत्तर प्रदेश में, वह वत्स की राजधानी थी उस समय। अवंती के बारे में देख लीजिए। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती था। यह मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, वही अवंती क्षेत्र कहलाता था। ठीक है ना, पहले के समय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? ये हमने कई बार आपको करा दिया है। द्वितीय बौद्ध परिषद, ठीक है, कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध परिषद संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली नामक स्थान पे कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर्वकामी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस चारों के बारे में एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, देख लीजिए। बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और इसके शासक कौन थे उस समय? अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या था? वैशाली था। अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। और शासक किसका था? शासन किसका था? कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र, जो आज पटना बोला जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? मेगालिपुत्र तीर्थ। ठीक है, और शासक कौन था इस समय? अशोक था। ठीक है, चलिए और चौथा देख लीजिए। चौथा देख रहे हैं, चौथी बौद्ध संगीति ईसा पूर्व में हुआ था कि प्रथम शताब्दी में। स्थान क्या था? कुंडलवन। ये कुंडलवन क्या है? जम्मू कश्मीर के पास है। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र या अश्वघोष कहते थे। ये अध्यक्ष क्या उपाध्यक्ष थे, इनको अध्यक्ष मान लिया गया था। और शासनकाल किसका था उस समय? कनिष्क का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौसा की लड़ाई, चौरी चौरा मत समझिएगा, यहाँ चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया था। ठीक है, हुमायूं को हराया था। एक बार देख लीजिए। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। यह युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली। ठीक है, चौसे के युद्ध में। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, मतलब पढ़ाई किसने किया? इतने लोग हैं, इसमें से पढ़ाई किसने किया? मेगास्थनीज ने? नहीं, मेगास्थनीज ने नहीं किया। वेनसांग ने किया,
इब्न बतूता ने किया, अल-बरूनी ने किया। तो यहाँ पे पढ़ाई किसने किया है? ह्वेन-सांग ने किया है। ठीक है, 2015 में ये पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चीन से 629 ईस्वी में चला गया। वह नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत में बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। उसने अपना ग्रंथ सिंयूकी के नाम से लिखा। ह्वेन-सांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता था, किसको? ह्वेन-सांग को। अगला देखिए प्रश्न, अगला लिखा है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप जानते हैं, शाहजानंद सरस्वती। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता था? इसमें से कौन बिहार का किसान नेता था जिसके बारे में हम बता सकें? यहाँ ऑप्शन दिया है, देखिए पहले दिया है स्वामी विद्यानंद, दूसरा स्वामी सहजानंद और तीसरा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन ए में दिया है कि पहला दूसरा दोनों होगा, ऑप्शन बी में दिया है दूसरा तीसरा दोनों होगा, और ऑप्शन सी में दिया है कि पहला और तीसरा दोनों होगा। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन डी में दिया है केवल दूसरा। तो एक चीज़ तो आपको पता है कि स्वामी सहजानंद थे, किससे संबंधित? किसान नेता थे, किसान सभा की स्थापना भी किया था इन्होंने। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, विद्यानंद भी नहीं थे। तो आंसर क्या होगा? डी सही होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। सहजानंद 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर जिले में हुआ था इनका जन्म। इनकी राजनीतिक गतिविधियां बिहार में केंद्रित थीं। ये किसान नेता, समाज सुधारक, लेखक थे। इन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी, हुंकार। ठीक है, तथा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया था, 1936 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की 1857 में। ठीक है, ये सब बिहार से संबंधित है, इस कारण से ये प्रश्न पूछा है, इसलिए से हम आपको ये प्रश्न करा रहे हैं। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं, मतलब वैसे मदद की या पैसे से मदद की, तो इसके बारे में हमें जानना है। अगला देखिए, तीसरा क्या कहता है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं, ऐसा नहीं है। चौथा देख लीजिए, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों का विरोध किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो डरते थे। क्या करते थे? डरते थे। इसलिए हमारा आंसर ये सही होगा। क्यों होगा? देखिए 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। किससे मदद किया था? पैसों से और आदमी से भी मदद की, दोनों से मदद किया था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा है कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, को कांग्रेसियों को हराने का तरीका पता था या अंग्रेजी जानते थे। देखिए समान सी बात है, यहाँ पर दिया है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, मतलब गांधी जी को ये विश्वास रखता था कि उनकी जीत होगी। ऐसा क्यों? लोग ऐसा समझते थे कि वो अंग्रेज़ों को हराने का तरीका उनको पता है, ऐसा लोग समझते थे कि उनको अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए अगला प्रश्न, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ये सभी जानते हैं, चंपारण में, बिहार के चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था। राजकुमार शुक्ल ने इन्हें आमंत्रण दिया था। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में
स्वामी सहजानंद। बिहार में तो स्वामी सहजानंद नहीं किया। कभी प्रश्न पूछे किसान आंदोलन, स्वामी सहजानंद। और अगला देख लीजिए, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के। भोजपुर का एक छोटा सा गांव है जगदीशपुर, वहाँ के वो राजा थे। ठीक है, सॉरी। अब देखिए, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ठीक है, किसके प्रयत्नों से? श्री दीप नारायण सिंह के। किसके? श्री दीप नारायण सिंह के। चलिए इनका विवरण देखते हैं। दीप नारायण सिंह को बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य संतुलित स्थापित कर राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहयोग करना था। ज्ञातव्य हो कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। ये भी प्रश्न हम लोग कई बार कर रहे हैं 1921 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, तिथि बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया है, पाटलिपुत्र, जो आज के समय में पटना कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, तीसरी जो बौद्ध सभा हुई थी उसमें अशोक थे ना हमारे क्या कहते शासक। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध जो था उसकी प्रारंभिक राजधानी कौन थी? राजगिरी थी। कौन था? राजगिरी था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? एक मिनट, सॉरी। हाँ, आप देखिए 4 ऑप्शन दिया है। मौर्य था, हर्यंक था, नंद था, गुप्त था। ठीक है, हर्यक वंश था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। सम्राट अशोक की राजधानी का क्या नाम था? ठीक है, पाटलिपुत्र। ये भी पाटलिपुत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमारा 109वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। भाई चंपारण आंदोलन कब सफल हुआ था? 1907 में, क्योंकि 1916 में, ठीक है, जब आंदोलन जब लखनऊ में एक सम्मेलन हो रहा था, उसी में इनको राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया था चंपारण के लिए, तो 1917 में गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हमारा 110वां प्रश्न। ये सारे क्वेश्चंस का डिटेल हमने आपको पढ़ा दिया है। आप इसे अच्छे से 1-2 बार देखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में छप जाएंगे। जब ये क्वेश्चन छप जाएंगे तो आपके सामने जब प्रश्न आएगा बड़े आसानी से आप आंसर देंगे। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? 1950 में। बिहार में पहले जमींदारी प्रथा चलती ही रह गई, बाद में वो समाप्त कब हुई? 1950 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 111वां प्रश्न। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है। बिहार की जो है सबसे पुरानी नगर व्यवस्था कैसी है? पटना नगर है। पहले से ही नगरीय व्यवस्था है यहाँ पे। ठीक है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा विवरण। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था पटना नगर है। पटना भारत के बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित है, एक ऐतिहासिक नगर है और राज्य की राजधानी यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, फिर बाद में पुष्पपुरी और कुसुमपुर था। ठीक है, चलिए देखिए तीनों नाम याद रखिएगा, पटना का, कुसुमपुर या पुष्पपुरी। चलिए 112वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? अभी आपको हमने इससे पहले बताया था, कहाँ से? आरा से। कहाँ से? आरा से। चलिए अगला देखिए प्रश्न, यहाँ लिखा है 113वां प्रश्न कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद था, सलीम था, रहीम था, मुरीद था। काफ़ी लोग भूल जाते हैं, तो शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। ठीक है, क्या नाम था? फरीद था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? यह एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने कराया था। कुमारगुप्त।
ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया? कुमारगुप्त ने कराया 7वीं शताब्दी में के समय में। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? जो मुंगेर है वो उसमें किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। जब इनके इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी आप इसका क्वेश्चन तो देखिए और दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। मीर कासिम, चलिए देखिए इसका। मीर कासिम 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया। 1764 ईस्वी में अवध के नवाब सुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय मीर कासिम की संयुक्त सेना हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें संयुक्त सेना विजयी हुई, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? देखिए ऐसे प्रश्न आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? देखिए बीबी जैला, रानी दीदा और कजरी देवी, इनमें से तीनों में से कोई नहीं थी गुरु गोविंद की माता का नाम। तो इनमें आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका विवरण देख लेते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। इन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। अगला प्रश्न तो ये प्रश्न आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। लिखा है बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, ठीक है। प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरह से आप 25 क्वेश्चन का ये सेट देखते हैं प्रतिदिन, और इस सेट को 25 सेट जो हमने आपको बताया कि लगभग 300 प्रश्नों का हम संकलन करके आपको पढ़ाएंगे। आप इसका कंटिन्यू अध्ययन कीजिए और प्रतिदिन देखिए। देखने के बाद वीडियो 1-2 बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा, और छपने से जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपको बहुत ही काम करेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।